हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मेरा नाम है दीपक कुमार झा और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल में द मैक हब। लास्ट क्लास में हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस की थी। अब हम कंटिन्यू करेंगे इंडियन पॉलिटी का PD 365 का सेक्शन, जिसमें हम आज बेसिक स्ट्रक्चर की न्यूज़ पढ़ने वाले हैं। बेसिक स्ट्रक्चर को हम बहुत डिटेल में देखेंगे। आप सबको बेसिक आइडिया होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है इंडियन पॉलिटी के अंदर। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट हुआ था सन 1973 के अंदर, जहां पर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने 13 जज की बेंच बैठाई थी। ये आज तक के भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जज की बेंच बैठी है किसी भी केस में। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। चलिए शुरू करते हैं। तो केशवानंद भारती केस से रिलेटेड जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये न्यूज़ में क्यों आया? तो देखिए, रिसेंटली क्या हुआ है कि जो केशवानंद भारती हैं, है ना, जो वो उनका क्या हो गया है, देहांत हो गया है। तो केशवानंद भारती और अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के बीच में एक विवाद हुआ था, जिसके विवाद के चक्कर में एक बहुत बड़ा केस आया था और बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। 13 जज की बेंच थी और 7:6 की रेशियो से केशवानंद भारती जी तो ये केस हार गए, लेकिन यहाँ पर इंडियन डेमोक्रेसी की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जीत हुई। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या हुआ था केशवानंद भारती केस में। तो देखिए, केशवानंद भारती जो जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आउटलाइन किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह बात कही थी कि इंडियन पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वो पार्लियामेंट के अंदर कोई भी आर्टिकल है उसको अमेंड कर सकते हैं। इवन वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड करने की ताकत रखते हैं। कौन? पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो संविधान के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड कर सके। संविधान के कुछ मूल सिद्धांत हैं जिनके ऊपर पूरा संविधान टिका हुआ है, उन सिद्धांतों के साथ छेड़खानी पार्लियामेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखिए इस केस में क्या हुआ कि एक पिटीशन दायर की गई थी केरला गवर्नमेंट के अगेंस्ट। किसने पिटीशन दायर की थी? ये पिटीशन केशवानंद भारती ट्रस्ट ने दायर की थी। ठीक है, अच्छा, क्यों आखिर ऐसी पिटीशन दायर की गई थी केरला गवर्नमेंट के खिलाफ? क्योंकि केरला गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था एक लैंड रिफॉर्म एक्ट। कब इंट्रोड्यूस किया था? 1963 में। ठीक है, और 1963 में जो लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था, ये फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं उसके आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 और आर्टिकल 31 को वायलेट कर रहा था। ये कहना था केशवानंद भारती ट्रस्ट का। तो ट्रस्ट का ये कहना था कि केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट जो आया है 1963 का, इससे जो ट्रस्ट की ज़मीन है उस पे केरला गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर रही है, जिसकी वजह से जो ट्रस्ट के फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 25 के तहत, आर्टिकल 26 के तहत और आर्टिकल 31 के तहत, वो वायलेट हो रहे हैं। आपको पता है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 यहाँ पर हमें रिलीजन से रिलेटेड राइट्स दिखते हैं। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 25 क्या कहता है कि राइट टू कॉन्शियंस, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट आर रिलीजन। ठीक है, और 26 क्या कहता है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स को मैनेज करने का अधिकार मिलता है यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को। तो ये दो अधिकारों का हनन हो रहा था। किसके अकॉर्डिंग? केशवानंद भारती ट्रस्ट के अकॉर्डिंग। उन्होंने इसीलिए केरला गवर्नमेंट के खिलाफ पिटीशन दायर किया था। और आर्टिकल 31 किससे डील करता है? ये डील करता है बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी से। और आपको पता है आर्टिकल 31 अब हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये आर्टिकल 300A के तहत अब ये लीगल राइट बन चुका है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो केस की सुनवाई कितने लोगों ने की थी? 13 जज की बेंच ने की थी। याद रखिए, ये आज तक के हमारे इतिहास में सबसे बड़ी बेंच बैठी है किसी भी केस के लिए। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इसमें केशवानंद भारती ट्रस्ट के खिलाफ जजमेंट गई थी 7:6 से, मतलब 7 जज ने सपोर्ट किया था। किसका सपोर्ट किया था? यहाँ पर केरला गवर्नमेंट का सपोर्ट किया था, जबकि 6 जजेस ने सपोर्ट किया था ट्रस्ट का। ठीक है, तो 7:6 की रेशियो से ये केशवानंद भारती के खिलाफ गया है जजमेंट। लेकिन केशवानंद भारती हारे जरूर, बट उन्होंने अपने इस केस से हमारे संविधान की जीत तय कर दी। ठीक है, पार्लियामेंट के पास
जो बहुत ही असीम शक्तियां थी कि वो कभी भी कुछ भी अमेंड कर सकता था, अब वो शक्तियां उससे छीन ली गई थी। ठीक है, और इसी के गुस्से के चक्कर में इंदिरा गांधी ने कुछ समय बाद यहाँ पर जो सीनियर मोस्ट जज, जो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते, उस पद्धति को चेंज करते हुए जो चौथी मोस्ट सीनियरिटी वाले जज थे उनको प्रमोट किया था चीफ जस्टिस पे। ठीक है, तो गवर्नमेंट का गुस्सा जायज था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से कुछ शक्तियां छीन ली थी। आगे बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे हियरिंग प्रोसीड हुई, यहां पर क्या हुआ कि गोलकनाथ केस, आपको पता नहीं, याद है या नहीं, सन 1967 में गोलकनाथ केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार दिया था पार्लियामेंट को कि वो अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को। लेकिन याद रहे, फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जो 1973 के इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट नहीं छेड़ सकता। क्लियर है भाई बात? और ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आज की डेट में क्या क्या आता है ये उस टाइम पे तय नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आएगा ये सुप्रीम कोर्ट की समय के साथ जजमेंट से पता लगेगा। ठीक है, तो अभी तक जितनी भी जजमेंट आई है 1973 से लेकर, वहां पर क्या क्या अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया है बेसिक स्ट्रक्चर में, उसकी मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, उस लिस्ट को इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंटरप्रेट किया था गोलकनाथ केस में कि आर्टिकल 368, आपको पता है हमारे संविधान में आर्टिकल 368 है जिसमें पार्लियामेंट को ये पावर मिलती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, और इन्हीं शक्तियों का फायदा उठाते हुए पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड करने की ताकत रखता है। लेकिन द वैलिडिटी ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का जो सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का सेक्शन 2 और 3, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसमें पार्लियामेंट को ये पावर देते हैं, असीम शक्तियां देते हैं कि वो आर्टिकल 368 के थ्रू कुछ भी अमेंड कर सकता है। ठीक है, अब देखिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, उसमें क्या क्या आएगा ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट से बताया है। क्या क्या है देखिए, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, भारत की सोवरेनिटी मतलब भारत अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए सक्षम है, भारत को किसी और देश के मशवरे की जरूरत नहीं है, भारत के इंटरनल अफेयर्स में कोई और देश दखलंदाजी ना दे, भारत स्वतंत्र है अपने देश में डिसीजंस लेने के लिए। दूसरा, एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम सिक्योर टू द सिटीजन्स को जो इंडिविजुअल फ्रीडम्स मिली हुई हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी हो गया ना, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, ये सब जो एसेंशियल फीचर्स हैं ये भी बेसिक डॉक्ट्रिन के अंदर आते हैं। दूसरा, मैंडेट टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट, मैंडेट मतलब सरकार के ऊपर ये दायित्व है कि डीपीएसपी, जो आपको पता है डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51 जो कि हमारे संविधान के पार्ट 4 में दिए गए हैं, उसके तहत एक दायित्व आता है स्टेट के ऊपर कि वो वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें। ठीक है, तो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। नेक्स्ट, सुप्रीमेसी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है, मतलब चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी नहीं है। संविधान में जो बात लिखी है वो सुप्रीम मानी जाएगी, तो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। नेक्स्ट, हमारे गवर्नमेंट का रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक फॉर्म का होना, ठीक है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा। इसी तरीके से सेक्युलर एंड फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स, आपको ये बताना है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स की चर्चा कहाँ की गई है। यस, आर्टिकल नंबर 50 में की गई है कि जुडिशरी को सेपरेट किया जाए एग्जीक्यूटिव से, ये कहाँ बताया गया है, आर्टिकल नंबर 50 में। और 50 आर्टिकल किस में आता है, हमारे डीपीएसपी में आता है सॉरी। अब देखिए, यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है हमारे नेशन की, इसकी बात भी कहाँ की गई है, बेसिक डॉक्ट्रिन में की गई है। जुडिशियल रिव्यू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखना, ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच हार्मनी और बैलेंस स्थापित करना, ये भी किसका काम है, बेसिक डॉक्ट्रिन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमारा जो देश है, हमारा जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, वो कैसा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ, क्या है नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ, मतलब आपको पता है
कि हमारे संविधान में जो आर्टिकल नंबर 14 है, जो मेन आर्टिकल है पहला फंडामेंटल राइट्स का, हालांकि फंडामेंटल राइट्स का पहला आर्टिकल नंबर 12 है, लेकिन 12 और 13 में राइट्स की चर्चा नहीं की गई है। राइट्स की चर्चा शुरू होती है आर्टिकल नंबर 14 से। तो आर्टिकल नंबर 14 किससे डील करता है? रूल ऑफ लॉ से। ठीक है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि रूल ऑफ लॉ की थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, जो आर्टिकल नंबर 14 में चर्चा की गई है। नेक्स्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारे बेसिक डॉक्ट्रिन का, इसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस। ठीक है, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट्स में बार बार बोला है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट काम करेगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। नेक्स्ट लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यही बात की गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास, जो पार्लियामेंट है उसके पास ये पूर्ण अधिकार नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सके। ठीक है, ठीक है, याद रखना, बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़खानी पार्लियामेंट नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस। सबको जस्टिस का इफेक्टिव एक्सेस मिलना चाहिए, इसीलिए इसी के तहत नालसा का गठन किया गया था, नेशनल। ठीक है, ये जो हमारा लॉ के लिए एक स्पेशल संगठन बना था, ठीक है, नालसा का गठन इसी के तहत किया गया था, ताकि सबको फ्री एंड फेयर जस्टिस मिले। ठीक है, तो लीगल एड प्रोवाइड की जाती है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कौन से आर्टिकल के तहत नालसा का गठन किया गया था, या फिर कौन से आर्टिकल में ये बात की गई है कि हमें लीगल एड मिलना चाहिए गरीबों के लिए, स्पेशली फ्री एंड फेयर। और ये मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ये DPSP के अंदर आर्टिकल है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स। जो भी फंडामेंटल राइट्स जिन सिद्धांतों पे काम करते हैं, उन सिद्धांतों में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। आपको पता है आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि वो फंडामेंटल राइट्स में यदि हस्तक्षेप होता है सरकार के द्वारा किसी इंडिविजुअल के, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, और वहां सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट पिटिशंस दायर करेगी स्टेट के ऊपर। ठीक है, इसी तरीके से आर्टिकल 136, आर्टिकल 141, आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जो जो पावर्स मिली हैं, इसमें भी पार्लियामेंट छेड़खानी नहीं कर सकता। नेक्स्ट हाई कोर्ट्स को इसी तरीके से, आपको पता है जैसे 32 में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार मिला है कि वो फंडामेंटल राइट्स के हनन के लिए रिट पिटिशन दायर कर सकता है, उसी तरीके से हाई कोर्ट्स के पास भी यह अधिकार है कि वो आर्टिकल नंबर 236 के तहत पिटिशन रिट दायर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 227। तो इस तरीके से हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के ये जो पावर्स हैं, इनमें भी कोई छेड़खानी पार्लियामेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। याद रखने, इनमें से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं क्वेश्चन आने के दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आउटकम्स क्या है केशवानंद भारती केस के? आइए आउटकम्स पे ज़रा डिस्कशन कर लें, क्योंकि ये जो केस है ये हर साल ही किसी ना किसी तरीके से न्यूज़ में आ जाता है। तो आउटकम्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, अपहेल्ड द वैलिडिटी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 24th अमेंडमेंट एक्ट जो है ये वैलिड है। आइए इस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो अमेंड कर सकता है, ठीक है, कोई भी प्रोविजन, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। मैंने आपको क्या बोला कि फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये जो अमेंडमेंट होगा ना किसी भी प्रोविजन में, चाहे वो फंडामेंटल राइट में ही क्यों ना हो, ये जो अमेंडमेंट होगा, ये अमेंडमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे फंडामेंटल प्रिंसिपल, जिन सिद्धांतों के ऊपर हमारा संविधान बना है, उन सिद्धांतों में छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, डैमेज नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, एसेंशियल फीचर। ठीक है, इसी को आगे जाकर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बोला गया। ठीक है, तो अपहेल्ड किया कि हाँ आप अमेंड कर सकते हैं, इवन आप फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हैं, बट फंडामेंटल राइट्स की अमेंडमेंट इस तरीके की होनी चाहिए कि जो बेसिक प्रिंसिपल है जिस पे ये राइट्स बेस्ड हैं, वो बेसिक प्रिंसिपल में छेड़खानी पार्लियामेंट ना कर सके। ठीक है, नेक्स्ट जो गोलकनाथ केस में जो जजमेंट दिया था, ठीक है, उस जजमेंट में ये बोला गया था कि जो अमेंडमेंट है उसको नहीं किया जा सकता। ठीक है, उस जजमेंट को क्या किया गया, यहां पर करेक्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि आर्टिकल 368 के तहत बोथ द पावर एंड द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडिंग पावर्स एंड लेजिस्लेटिव पावर्स वेर डिफरेंट। मतलब
सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यहाँ पर संविधान को अमेंड करने की पावर और जो लेजिस्लेटिव पावर है पार्लियामेंट की, वो दोनों अलग अलग है। मतलब जब आपको कोई नया लॉ बनाना है पार्लियामेंट का, वो अलग पावर है, और जब आपको अमेंड करना है किसी एग्जिस्टिंग आर्टिकल को, संविधान में जो आर्टिकल अभी है उसको अमेंड करना है, ये पावर अलग है। मतलब नया कानून बनाने की पावर अलग है और पुराने कानून में कुछ अमेंडमेंट, कुछ ठीक करने की जो पावर है पार्लियामेंट के पास, ये दोनों पावर्स अलग अलग हैं। इन दोनों पावर्स को सेम ना समझे पार्लियामेंट, ये गोलकनाथ केस की जजमेंट को करेक्ट करते हुए 6 साल बाद 1973 में बात बोली गई। और दूसरी जजमेंट क्या दी, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 25th और 29th अमेंडमेंट जो है, जो संविधान में किए गए थे पार्लियामेंट के द्वारा, ये भी सही है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहाँ है कि ये जो भी इसके तहत, इस अमेंडमेंट के तहत जो भी लॉ बनेंगे, ठीक है, उसमें जुडिशियल रिव्यू होगा। समझे? मतलब इस अमेंडमेंट के तहत जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाएगी उसमें जुडिशियल रिव्यू होना तय है। जबकि पहले पार्लियामेंट ने क्या बोला था कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपहेल्ड करते हैं कि आपके द्वारा किया गया अमेंडमेंट सही है, लेकिन यहाँ पर इस अमेंडमेंट के तहत जो भी लॉ बनेगा उसमें जुडिशियल रिव्यू होना आवश्यक है। क्लियर? और ये भी कहा कि प्रियम्बल को भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट समझा जाएगा, इसीलिए क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जा सकती है, इसीलिए प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट की जा सकती है। लेकिन याद रहे, मैंने आपको क्या बोला, किसी भी चीज़ में आप अमेंडमेंट करें लेकिन उसके मूल सिद्धांत में छेड़खानी बिल्कुल ना करें। ठीक है? नेक्स्ट, एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, ये बेसिक डॉक्ट्रिन के प्रिंसिपल का। ठीक है, आइए शुरू करते हैं शुरू से। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला जो केस गया जिसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इसी केस के तहत हुआ था 1951 में, शंकरी प्रसाद केस। और उसके बाद सज्जन सिंह का केस आया ठीक 14 साल बाद 1965 में। इसके तहत ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है एनी पार्ट, किसी भी पार्ट को, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है? कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 368 के तहत ये अमेंडमेंट कर सकता है। 1967 में क्या बोला, ठीक 2 साल बाद गोलकनाथ का केस आया, इसमें ये बोला कि आर्टिकल 368 के तहत इसमें अमेंडिंग पावर नहीं मिलती पार्लियामेंट को। देखो, जो इन 2 केसेस में, पहले 2 केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अमेंड किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स तक को, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया गोलकनाथ केस में कि अमेंड नहीं कर सकता पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के तहत। बात समझना, ठीक है? और ये भी बोला कि फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड नहीं किया जा सकता, जबकि अपना यही डिसीजन 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया। तो जो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने गलती की थी कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट नहीं कर सकता, उसको चेंज करते हुए 1973 में क्या बोल दिया कि हाँ, फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज हो सकता है, लेकिन जो बेसिक एसेंशियल फीचर है ना, जिसपे फंडामेंटल राइट्स बेस्ड हैं, उनमें कोई छिड़खानी नहीं होगी। ठीक है? चलिए, 1971 में क्या हुआ, जो 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और जो 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें 24वें में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर नॉट लॉ अंडर आर्टिकल नंबर 13। मतलब आर्टिकल नंबर 13 आपको याद होगा, जिसमें आर्टिकल नंबर 12 क्या था, स्टेट की डेफिनेशन, और आर्टिकल नंबर 13 में क्या बोला गया है, कोई भी लॉ जो हमारे आज़ादी से पहले आया या फिर आज़ादी के बाद में आया, उस लॉ में यदि कुछ ऐसा है जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को या फिर बेसिक एसेंस जो है फंडामेंटल राइट्स का, उसके साथ छेड़खानी करता है, तो उस लॉ को अनवैलिड करार दे दिया जाएगा। ठीक है? तो आर्टिकल नंबर 13 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ की कैटेगरी में नहीं आते, और लॉ की डेफिनेशन आर्टिकल नंबर 13 में आती है। ठीक है? लॉ के तहत नहीं आती, इसलिए सो पार्लियामेंट कैन अमेंड। इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है। ठीक है? तो अब 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ कि सेक्शन 2 और सेक्शन 3 इसमें इंट्रोड्यूस किए गए। इस सेक्शंस के तहत क्या है, देखिए किसमें इंट्रोड्यूस किए गए ये सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ये बेसिकली आर्टिकल नंबर 31 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। आर्टिकल नंबर 31 जो आपकी राइट टू प्रॉपर्टी था पहले, उसमें सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 3 लेकर आ गया। इसमें क्या बोला कि इस सेक्शन के तहत कर्टेल्ड राइट टू प्रॉपर्टी विद ड्यू कॉम्पेंसेशन, मतलब जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसमें ये बोला गया 25वें संशोधन में
कि गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी ले सकती है, लेकिन आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट आपको प्रॉपर कॉम्पेंसेशन देगी। आज सेक्शन 3 में क्या कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स को कभी कभी डीपीएसपी प्रिसीड कर सकती है, मतलब कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जहां पर फंडामेंटल राइट को नीचे रखा जाए और डीपीएसपी को ऊपर, ऐसा प्रावधान पहले नहीं था। मतलब ये हुआ कि इस सेक्शन के तहत एक और बात कर दी गई 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, वो क्या कि इसने आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज बी और आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज सी के अंदर से जुडिशियल रिव्यू की शक्ति छीन ली। अब आपको क्या करना है, घर जाके एक बार इन दोनों आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और मुझे बताना है, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में भी ये दोनों आर्टिकल्स एक बार लिख के बताइए, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये डीपीएसपी के अंदर दोनों आर्टिकल्स आते हैं, तो इनके अंदर जुडिशियल रिव्यू का अधिकार छीन लिया किसने, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। किससे छीन लिया, सुप्रीम कोर्ट से छीन लिया। और इसी बात से खफा थी सुप्रीम कोर्ट, जो 1973 में उन्होंने फिर बोला कि जुडिशियल रिव्यू, अभी मैंने आपको बताया था ना पिछले केस में कि जुडिशियल रिव्यू की ताकत वापस छीन ली किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जुडिशियल रिव्यू की ताकत हमें चाहिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि दोनों अमेंडमेंट अपनी अपनी जगह पर सही हैं, बट हमसे जो जुडिशियल रिव्यू की ताकत छीनी गई थी वो हमें वापस कर दी जाए, ठीक है। आइए 1972 में क्या हुआ, 1972 में 29वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और इसने 2 लैंड रिफॉर्म के रेगुलेशंस 9th शेड्यूल में ऐड कर दिए। और 9th शेड्यूल में ऐड करने के बाद ये बोला गया 9th शेड्यूल के अंदर कोई भी यदि लॉ आएगा तो उस लॉ पर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। ये किस में आया, 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट फिर आया 1973 का आपका फाइनल सबसे बड़ा केस, केशवानंद भारती केस, ठीक है। इसमें लाइन ऑफ थॉट मेंटेन किया गया और इसमें यह बोला गया पुराने जजमेंट्स को देखते हुए कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी छिड़खानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि अमेंडिंग पावर्स पार्लियामेंट के पास हैं, भले ही वो फंडामेंटल राइट क्यों ना हो, भले ही वो प्रीएम्बल क्यों ना हो, क्योंकि प्रीएम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, ठीक है, और वही आज तक चला आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये भी बहुत प्रचलित रहा है पिछले कुछ महीनों में, और ये काफ़ी समय से प्रचलित है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ में आ गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक पीआईएल के रिस्पॉन्स में, पीआईएल कब फाइल की गई थी 2019 में, एक पीआईएल के रिस्पॉन्स में ये बोला है कि यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन एक पब्लिक पॉलिसी का मैटर है और इसके लिए कोई भी डायरेक्शन कोर्ट इशू कर सकता है। मतलब कोर्ट को यह अधिकार नहीं है, कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वो इसके रिगार्डिंग कोई भी डायरेक्शन दे। मतलब ये पूरा का पूरा किसके अंदर आता है, पार्लियामेंट के अंदर ये पावर आती है कि पार्लियामेंट ही यूसीसी के लिए कोई रूल या लॉ बना सकता है और उसे इंप्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। तो याद रहे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने क्या कहा, पब्लिक पॉलिसी का यदि कोई भी मैटर है तो उसके ऊपर लॉ बनाने का अधिकार और उसको इंप्लीमेंट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। और ये पावर छीन कर जुडिशरी इसमें प्लीज हस्तक्षेप ना करे, ठीक है। अब देखिए यूसीसी क्या है, यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब आपकी कंट्री में जितने भी लोग हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, irrespective of the language they speak, irrespective of their culture, उन सब को एक कॉमन लॉ के तहत लेकर आना, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में मैंने आपको क्या बताया, पूरी कंट्री के लिए क्या होगा, एक ही लॉ होगा, ठीक है, irrespective of their रिलीजन, ठीक है। अब देखो इसमें 4 चीजें आती हैं, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और एडॉप्शन। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन से आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में चर्चा की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ये चर्चा की गई है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल नंबर 44 में। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आर्टिकल नंबर 44 किस टाइप के कैटेगरी में फॉल करता है। क्या ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में फॉल करता है, या फिर ये लिबरल प्रिंसिपल में फॉल करता है, या फिर ये गांधीयन प्रिंसिपल्स में फॉल करता है। डीपीएसपी के कौन से प्रिंसिपल्स में फॉल करता है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 44 क्या कहता है कि पूरी इंडिया की पूरी टेरिटरी में कोई भी सिटीजन हो, सब पे एक ही लॉ लागू होगा। नेक्स्ट, स्टेटस क्या है इंडिया में अभी तक,
तो देखिए स्टेटस ये है कि इंडिया में अभी भी यूनिफॉर्म कोड लागू नहीं हो रखी है। क्या आप मुझे एक ऐसा स्टेट बता सकते हैं जिसमें यूनिफॉर्म कोड लागू किया जा चुका है? जी हाँ, गोवा लागू कर चुका है। ठीक है भाई, गोवा अभी तक एकमात्र ऐसा स्टेट है। लेकिन मैं आपको कल की ही न्यूज़ बता रहा हूँ, उत्तराखंड भी एक ऐसा स्टेट बन चुका है जिसने आचार संहिता, ये समान संहिता को लागू करवा दिया है अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, यदि आप करंट अफेयर्स से अपडेटेड हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। उत्तराखंड ने परसों शाम को ये लॉ लागू करवा दिया है अपनी स्टेट में। तो उत्तराखंड दूसरी स्टेट बन गई है, यदि आपके एग्जाम में आ जाए। गोवा फर्स्ट स्टेट थी, उत्तराखंड दूसरी ऐसी स्टेट हो गई है। हालांकि उत्तराखंड में इसके विरुद्ध थोड़ा सा विरोध हो रहा है ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा। ठीक है, उसको कंसिडर किया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये लॉ वहाँ से पारित हो चुका है उसके लेजिस्लेटिव असेंबली से। ठीक है, अब देखिए इंडिया में सिविल मैटर्स के लिए हमारे पास बहुत सारे कानून हैं। जैसे हाँ, सिविल मैटर्स के लिए हम लॉ कॉमन फॉलो करते हैं, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, सिविल प्रोसीजर कोड है ना जिसे हम सीपीसी बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1882, पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932, एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। ये सब आज़ादी से पहले के कुछ लॉज हैं जो हम सिविल मैटर्स में ये ठीक है यूनिफॉर्म कोड को फॉलो करते हैं। लेकिन अभी भी क्रिमिनल मैटर्स के अंदर यूनिफॉर्म लॉ हमारे पास हर रिलीजन के लिए नहीं है। हर रिलीजन अपने अपने पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग इसको डील करता है। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट जो 1956 का है, उसके तहत जो हिंदू के अंदर जो भी सिविल या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं वो वहीं से डील की जाती हैं। ठीक है, हाउएवर स्टेट्स ने हंड्रेड्स ऑफ अमेंडमेंट्स कर रखे हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि हर स्टेट का अपना कल्चर है, रिलीजियस आइडेंटिटी अलग अलग है वहाँ के लोगों की, है ना, पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर सेक्युलर सिविल लॉज जो है उसमें डाइवर्सिटी देखी गई है। ठीक है, क्यों? अमेंडमेंट्स बहुत सारे किए गए हैं। ठीक है, रिसेंटली बहुत सारे स्टेट्स ने रिफ्यूज कर दिया है कि वो यूनिफॉर्म मोटर व्हीकल्स एक्ट जो 2019 में मोटर व्हीकल के लिए एक यूनिफॉर्म एक्ट आया था, उसको बहुत सारे स्टेट्स ने गवर्न करने से मना कर दिया है फिलहाल के लिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कुछ अपनी लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनकी। आइए बैकग्राउंड थोड़ा देख लें, क्योंकि बैकग्राउंड से भी एक दो स्टेटमेंट आने के पूरे चांसेस हैं, जैसा कि प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड में देखा गया है। ठीक है, तो प्री इंडिपेंडेंस या कॉलोनियल एरा में बात करें, लेक्स लॉ की रिपोर्ट जो आई थी अक्टूबर 1840 में, इसने क्या बोला? इसने ये बोला कि आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है यूसीसी को लाना, क्या जरूरत है यूसीसी की। ठीक है, तो एक कोड, एक प्रॉपर कोड होना चाहिए, एक सिंगल कोड होना चाहिए, चाहे वो क्राइम से रिलेटेड हो, चाहे वो एविडेंस से रिलेटेड हो, चाहे किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो। एक प्रॉपर एक सिंगल कोड होना चाहिए पूरी कंट्री के लिए। ठीक है, हालांकि इसमें यह रिकमेंडेशन दी गई कि जो पर्सनल लॉज हैं हिंदू और मुस्लिम्स के, उनको सेपरेट रखना चाहिए। ठीक है, इस कोडिफिकेशन से तो ये बात वहां पर भी साफ कर दी गई थी कि पर्सनल लॉज को सेपरेट रखा जाए, लेकिन क्राइम से रिलेटेड लॉ, एविडेंस से रिलेटेड लॉ और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉ, ये तीनों केसेस में लॉ सेम होने चाहिए पूरे इंडिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वीन का, जो क्वीन विक्टोरिया या फिर क्वीन उस समय की थी 1859 में, आपको पता है ना 1857 में रिवोल्ट हुआ था और 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था जिसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोला जाता है। तो 1859 में क्वीन ने प्रोक्लेम किया था और प्रॉमिस किया था कि कोई भी इंटरफेरेंस अब से नहीं की जाएगी रिलीजियस मैटर्स में। आपको याद होगा 1857 के रिवोल्ट का एक प्रमुख कारण था कि आप रिलीजियस मैटर्स में हस्तक्षेप कर रहे थे, किसके? दोनों के, हिंदूज के भी और मुस्लिम्स के भी, जिसने जन्म दिया 1857 का रिवोल्ट। तो अंग्रेज ये बात समझ चुके थे कि हम इन्हें यदि आगे इंटरफियर किया इनके रिलीजियस मैटर में तो ये हम पर आगे भी रिवोल्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट BN राव की कमेटी का गठन किया गया था जिसने हिंदू लॉ को कोडिफाई करने की कोशिश की, किसमें? 1941 में। ये BN राव वही हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे क्या थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर थे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ। तो हिंदू कोड बिल लेकर आया गया और इस बिल को ड्राफ्ट किसने किया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ताकि हिंदू के लॉज को क्या किया जा सके? रिफॉर्म किया जा सके, जिसमें डाइवोर्स को लीगलाइज करने की बात की गई, पॉलीगैमी मतलब एक से ज़्यादा शादी को अपोज करने की बात की गई, और जो इनहेरिटेंस मतलब प्रॉपर्टी को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भेजने के लिए डॉटर्स को, मतलब जो
डॉटर्स होती हैं, बेटियां होती हैं, उनको भी इनहेरिटेंस का अधिकार मिले, प्रॉपर्टी की राइट्स मिले, इसकी बात की गई। तो इसके लिए बिल कोड किया गया। और यहीं से फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आता है, जिसको जो इमेंड किया गया और कोडिफाई किया गया, जिसमें यह बोला गया कि यदि इंटेस्टेट या अनविल्ड सक्सेशन है, मतलब ये है कि आपको पता है हिंदू सक्सेशन एक्ट में कौन कौन आते हैं, हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स। इसमें क्या बोला गया था, इसमें यह बोला गया था कि यदि पिता, मान लीजिए जो घर के बड़े हैं, पिता हैं, यदि वो वसीयत बनाने से पहले ही उनका देहांत हो जाता है और वसीयत नहीं बनी है, तो उस पर बेटियों का भी अधिकार होना चाहिए। और इसमें अमेंडमेंट, सबसे हाल ही में जो अमेंडमेंट की गई है वो 2020 के अंदर की गई है, जिसमें अब उनको अधिकार दिया जा चुका है, अब बेटियों को अधिकार है। ठीक है, तो इसके बारे में कभी विस्तृत जानकारी हम लेंगे, और वो भी हमारा एक करंट अफेयर का हिस्सा है। वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सक्सेशन पे सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में क्या फैसला आया था। नेक्स्ट, लैंडमार्क कोर्ट केसेस। बस एक बात जरूर याद रखना कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स, ये चारों आते हैं। इन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात, क्लियर। जबकि मुस्लिम्स के लिए अलग आपका लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, और क्रिश्चियंस के लिए भी अलग लॉ कोडिफाई किए गए हैं। नेक्स्ट, लैंडमार्क कोर्ट केसेस आए हैं इस केस में, है ना, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इससे रिलेटेड कौन कौन से केस हैं, तो केस जरूर याद रखें, क्योंकि स्टेट पीएससी में केस आपसे पूछ लेता है कि कौन कौन यूसीसी से रिलेटेड है। तो शाहबानो केस 1985, जिसने उस समय की राजीव गांधी सरकार को हिला के रख दिया था, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था इसमें एलिमनी के से रिलेटेड कि आपको पैसा देना होगा डाइवोर्स के बाद, उस फैसले को मुस्लिम संगठन के दबाव में राजीव गांधी की गवर्नमेंट को मजबूरी में चेंज करना पड़ा। ठीक है, तो वही केस है शाहबानो केस। उसके बाद सरला मुदगल केस 1995 का, डैनियल लतीफी का केस, ठीक है, दैट द गवर्नमेंट शुड मूव टुवर्ड्स। तो ये सारे केस ने इस तरफ इशारा दिया कि गवर्नमेंट को एक प्रॉपर कोड बनाना चाहिए। ठीक है, आइए अब बात करते हैं एक नए न्यूज़ की, इंपॉर्टेंट, जो हाल ही के कुछ दिनों में चर्चा में रहा काफ़ी सारी स्टेट्स में, स्पेशली जो बीजेपी लेड स्टेट्स हैं उनमें, एंटी कन्वर्जन लॉस। तो ये न्यूज़ में क्यों था, तो देखिए आपको पता है कि एनडीए में बीजेपी लेड गवर्नमेंट है कर्नाटका के अंदर। साउथ की अभी तक एकमात्र ऐसी स्टेट है जहां पर बीजेपी ने अपना अच्छा खासा होल्ड बनाया है। और कैसे बनाया है ये हम सबको पता है, बहुत सारे एमपीज जो है वो कांग्रेस से शिफ्ट हो गए थे बीजेपी में, और इस तरीके से कर्नाटका के अंदर वो बीजेपी अपना गवर्नमेंट बनाने में सक्सेसफुल हुई। खैर, कांग्रेट्स टू बीजेपी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो द कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली, कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया कर्नाटका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021। तो बहुत ही ज़्यादा रीसेंट टॉपिक है, न्यूज़ में है, बहुत हॉट टॉपिक है, इसलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए। इस बिल को क्या बोलते हैं, एंटी कन्वर्जन बिल। क्या ये अपने आप में कोई पहला ऐसा बिल है? नहीं, इससे पहले और भी ऐसी स्टेट्स हैं जो इस तरीके का बिल ना सिर्फ लेकर आए हैं, बल्कि उसमें उसको अपने देश में, स्टेट में इन्फोर्स भी कर चुकी हैं। ठीक है, और ये लेजिस्लेशंस किस लिए आती है, अनलॉफुल कन्वर्जन। देखिए यहाँ विलफुल कन्वर्जन की बात नहीं हो रही, आप यदि अपनी मर्जी से कन्वर्जन करते हैं उस पर कोई भी बात नहीं की गई है, लेकिन यदि आपको जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है तो उसके लिए लॉ आया है। और ये 9 स्टेट्स कौन कौन सी है जिनमें लागू हो चुका है, और उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। चलिए आगे देखते हैं, इसके जरा कुछ पहलू को जान लेते हैं। तो प्री इंडिपेंडेंस से पहले क्या हाल था इस लॉ का, इंडिपेंडेंस से पहले स्थिति क्या थी, आइए देखते हैं। तो इंडिपेंडेंस के पहले की स्थिति ये थी कि हिंदू प्रिंसली स्टेट्स है, आपको पता है कि भारत में 565 प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको स्वतंत्र कार्य करने का अधिकार अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। बस ये है कि वो अंग्रेजों के अधीन आएंगे, अंग्रेज कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे उनकी पॉलिसीज में, बस वो अंग्रेजों के अधीन काम करेंगे। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे ये ऑटोनॉमस थे, इसीलिए इनको अधिकार था कि ये पॉलिसीज फ्रेम कर सकते थे। ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्राउन, ब्रिटिश क्राउन। तो 1930 के दशक में और 1940 के दशक में जो हिंदू प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, जो अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी थी, हिंदूज की रिलीजियस आइडेंटिटी थी, उसको बचाने के लिए कुछ लॉज इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, जैसे रायगढ़ स्टेट कन्वर्जन एक्ट ऑफ 1936, पटना फ्रीडम रिलीजन एक्ट ऑफ 1942 और उदयपुर स्टेट एंटी कन्वर्जन एक्ट ऑफ 1946। इसका मतलब ये एंटी कन्वर्जन लॉ
आज़ादी के बाद से ही नहीं, आज़ादी के पहले भी प्रेवलेंट था। और ये ऐसा क्यों था? क्योंकि भारत के अंदर अंग्रेज मतलब यूरोप से आते थे क्रिश्चियन मिशनरीज। ठीक है, यहीं पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताइए कि वो कौन सा चार्टर एक्ट था, वो कौन सा चार्टर एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट लेकर आई थी, जिसमें क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया था भारत में जाकर धर्म का प्रचार प्रसार करना और लोगों को कन्वर्ट करना। ठीक है, आप मुझे बताइए उस चार्टर एक्ट का नाम कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आई विल अप्रिशिएट इट। देखिए, तो क्रिश्चियन मिशनरीज के कन्वर्जन से हिंदू पॉपुलेशन को बचाने के लिए हिंदू प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा थे, राजकुमार थे, वो ये लॉ लेकर आए थे, है ना। इसमें से कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स यहाँ दे दिए। नेक्स्ट, नेशनल लेवल पे आज़ादी के बाद भी कुछ अटेम्प्ट किए गए, लेकिन ये सारे अटेम्प्ट फेल हो गए। जैसे 1954 में इंडियन कन्वर्जन रेगुलेशन, मतलब रेगुलेट किया जाए कन्वर्जन को, है ना, कन्वर्जन जो हो रही थी उसको प्रॉपर निगरानी की जाए उस पर, एंड रजिस्ट्रेशन। और ऐसा नहीं कि यदि कोई भी कन्वर्ट हो गया बिना बताए तो उसे कन्वर्जन माना जाएगा। यदि आपको विलफुली भी, मतलब आप यदि कन्वर्ट होना भी चाहते हैं तो आपको एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी जाके आपका कन्वर्जन स्वीकार किया जाएगा। तो याद रखिए, यहाँ एक वर्ड बिल, इसका मतलब ये कभी भी एक्ट नहीं बन पाया क्योंकि ये फेल हो गए अटेम्प्ट। ठीक है, इस तरीके से 1960 में बैकवर्ड कम्युनिटीज जो थी, वो आपको पता है भारत में कास्ट डिवाइड है, राइट। और जो कास्ट डिवाइड है उसमें जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े जाति के लोग हैं, जिसमें ओबीसी भी आते हैं, कुछ एससीज भी आते हैं। तो उस समय पर क्या हो रहा था कि टारगेटेड कन्वर्जन हो रही थी एससीज की। आज भी बहुत सारे गाँव में या बहुत पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ पर ओबीसीज हैं, उनको बहलाकर फुसलाकर कुछ मुस्लिम संगठन या फिर कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज कन्वर्जन का काम करते हैं। ठीक है, जो कि इलीगल है। तो इनको बचाने के लिए भी 1960 में बिल लाया गया, लेकिन फिर ये भी फेल हो गया, ये भी एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। इसी तरीके से 1979 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, ये भी फेल हो गया। और ये फेल क्यों हो गया? क्योंकि पार्लियामेंट की सपोर्ट की जरूरत होती है ऐसे बिल को पास करने के लिए, जो कि उस समय पर नहीं मिल पाया सपोर्ट। अब आज की डेट में करंट स्टैंड क्या है? सन 2015 में जो लॉ मिनिस्ट्री है उसने ये बोला कि पार्लियामेंट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। देखिए, पहले क्या होता था कि पार्लियामेंट की सपोर्ट की जरूरत होती थी, इसीलिए कोई भी जो लॉ इंट्रोड्यूस करने की कोशिश भी की गई वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। इसीलिए लॉ मिनिस्ट्री ने 2015 में यह निर्णय लिया कि ये प्योरली एक स्टेट सब्जेक्ट है। इसलिए मैंने अभी आपको क्या बताया, 9 स्टेट्स अपने अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में इस एक्ट को लेकर आए और वहां पर उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करके उसे एक्ट बना दिया। ठीक है, तो देखो, पार्लियामेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है अभी भी। किसने किया ये सारा काम? स्टेट्स ने खुद किया, स्वतः संज्ञान लेते हुए। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा में रहते हुए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई छिड़खानी नहीं होनी चाहिए, आप एंटी कन्वर्जन लॉ बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एंटी कन्वर्जन लॉ आर कंप्लीटली इन द डोमेन ऑफ स्टेट्स। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है एंटी कन्वर्जन लॉ। अब देखिए, इंपॉर्टेंट कोर्ट वर्डिक्ट्स जो इससे जुड़े हुए हैं वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रेव स्टेनस लॉज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स 1977 का केस है। इसमें कोर्ट ने ये बोला, ठीक है, कोर्ट ने क्या बोला कि ये बोला कि जो अर्लीस्ट एंटी कन्वर्जन स्टैट्यूट्स हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा में, ठीक है, मतलब जो स्टैट्यूट्स क्या होते हैं, मैंने क्या बोला, जब कोई असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाती है तो उसे बोलते हैं स्टैट्यूट। ठीक है, मतलब संविधान में ये चीज मौजूद नहीं है लेकिन कानून बना दिया गया है इसके ऊपर। तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सरकार ने जो कानून बनाए हैं एंटी कन्वर्जन को लेकर, उसको संवैधानिक करार दिया गया। मतलब कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये जो लॉ बनाया गया है इन दोनों स्टेट्स द्वारा, ये संवैधानिक है। क्लियर है? मतलब ये इसको मान्यता दे दी कोर्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट, फ्रीडम टू प्रोपोगेट मतलब होता है फैलाना, अपने रिलीजन को फैलाना। ये बात कहाँ दिख रही है? आर्टिकल नंबर 25 क्लॉज नंबर 1 में, कि आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये अधिकार नहीं है, ध्यान से सुनना, आपको अपने रिलीजन को फैलाने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को कन्वर्ट करो। बात समझना, आप अपने रिलीजन का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बट आप उसको कन्वर्ट करने की बात नहीं कर सकते। ये अधिकार संविधान आपको नहीं देता कि आप किसी को कन्वर्ट करें। ठीक है, अपनी मर्जी से, यदि आपके प्रचार प्रसार की वजह से कोई अपनी मर्जी से कन्वर्ट होना चाहता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन आप प्रचार प्रसार के अलावा कुछ नहीं करेंगे। आप ये किसी को नहीं बोल सकते कि मैं आपको कन्वर्ट करना चाहता हूं या फिर आप कन्वर्ट हो जाइए। क्लियर? तो पर्पसफुली यदि आप किसी को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो उस व्यक्ति का
फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, देखिए फंडामेंटल राइट सबको मिला हुआ है, हर सिटीजन को मिला है। तो यदि आप किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट करने की बात करते हैं तो इसका मतलब आप उस व्यक्ति के, उस सामने वाले व्यक्ति के फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का हनन कर रहे हैं। आप उसको उसका ये वाला राइट टू कॉन्शियंस एंजॉय नहीं करने दे रहे, जो कि गलत है। ठीक है, आपके ऊपर केस हो सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, इट इज ऑल्सो हेल्ड दैट एंटी कन्वर्जन एक्ट फॉल्स विद इन द परव्यू। तो जो एंटी कन्वर्जन लॉ है, हमने अभी क्या बोला, स्टेट लिस्ट में आता है। तो स्टेट लिस्ट जो है वो आर्टिकल जो हमारे संविधान का जो शेड्यूल नंबर 7 है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की बात की गई है यूनियन और स्टेट्स के बीच, और इसमें 3 लिस्ट आते हैं। पहला लिस्ट है यूनियन लिस्ट, दूसरा लिस्ट है आपका स्टेट लिस्ट, और तीसरा लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट। तो लिस्ट नंबर 2 के एंट्री नंबर 1 में भी इसकी बात की गई है। ठीक है, क्यों? ताकि देखो लिस्ट नंबर 2 में जो बात की गई है वो इसलिए की गई है ताकि पब्लिक ऑर्डर, देखो आपको पता है यदि आप किसी को कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, जब कन्वर्जन होगा तो सोसाइटी के अंदर एक बुरा मैसेज जाता है उस पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों में जिसको आप कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पब्लिक ऑर्डर खतरे में आ सकता है, और पब्लिक ऑर्डर यदि खतरे में आएगा तो माय डियर आपको कन्वर्जन कैसे अलाउ करने दिया जा सकता है। क्लियर है? तो ये अधिकार मिल जाता है स्टेट को कि वो इसके ऊपर लॉ बनाए इसे रोकने के लिए, यदि पब्लिक ऑर्डर खतरे में है तो। ठीक है, और पब्लिक ऑर्डर खतरे में कब होगा? जब कोई अपने मन से कन्वर्जन नहीं करना चाहता, आप किसी को जबरदस्ती अपनी बातों से फुसला के कन्वर्जन करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में देख लेते हैं। सरला मुदगल केस, तो ये एग्जाम में आपके प्री में आ सकता है कि इनमें से कौन सा केस रिलेटेड है एंटी कन्वर्जन लॉ से। तो आपको कुछ केसेस के एटलीस्ट नाम और उनके बारे में 2-2 लाइंस एटलीस्ट पता होनी चाहिए। सरला मुदगल केस 1995 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि यदि कोई इस्लाम में कन्वर्ट होना चाहता है, ठीक है, तो वो वैलिड नहीं होगा। लेकिन सर ये क्या बोल रहे हैं, हमने तो देखा है कई लोग इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं। बिल्कुल वो वैलिड है यदि आप अपनी मर्जी से होते हो, लेकिन सिर्फ इसलिए इस्लाम में कन्वर्ट होना कि आप एक से ज़्यादा विवाह करना चाहते हैं। आपको पता है कि इस्लाम जो है वो अपने पर्सनल लॉ से कंट्रोल होता है, उसके लिए कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। तो जब वो अपने पर्सनल लॉ से कंट्रोल होगा तो एक मुस्लिम मैन यदि एक से ज़्यादा पत्नी रखना चाहे तो वो रख सकता है बिना डाइवोर्स दिए, ये उनमें अधिकार है। तो मान लीजिए एक हिंदू वुमेन है और वो एक मुस्लिम मैन से विवाह करना चाहती है, जबकि उसके पास अपनी पहली वाइफ मौजूद है, और ये जो हिंदू वुमेन है इसकी दूसरी वाइफ बनना चाहती है। तो इसको यदि इसकी दूसरी वाइफ बनना है तो ये पहले अपने आप को किस में कन्वर्ट करेगी? इस्लाम में। तो ध्यान समझना, ये इस्लाम में कन्वर्ट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इसे इस्लाम फॉलो करना है, बात समझना। ये इस्लाम में कन्वर्ट हो रही है क्योंकि इसको प्राइमरीली इसकी दूसरी वाइफ बनना है बिना फर्स्ट वाइफ के डाइवोर्स के। ठीक है, तो बेसिकली ये यदि इस्लाम फॉलो कर लेती है, यदि ये इस्लाम को अपना लेती है, तभी इसको ये अधिकार मिलेगा कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत, पर्सनल लॉ जो होते हैं उसके तहत ये बिना अपनी पहली बीवी को तलाक दिए अपनी दूसरी बीवी को रख सकता है। समझ गए मेरी बात? यदि ये हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह करे तो इस मुस्लिम पर्सन को अपने पहली बीवी को तलाक देना होगा। ठीक है, तो सिर्फ इसलिए कि आपको एक से ज़्यादा बीवी रखनी है इसलिए आप अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर ले रही हैं, तो ये गलत माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था सरला मुदगल के केस में। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की बात हम करते हैं, तो यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला कि स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दे दी जाएगी यदि आपने इंटरकास्ट या इंटरफेथ मैरिज किया, है ना। और ध्यान से सुनना, इंटरकास्ट इंटरफेथ मैरिज करने की वजह से नहीं दी जाएगी। यदि कोई इंटरकास्ट या इंटरफेथ मैरिज करता है और इनको खतरा होता है उनके परिवार वालों से, उनके रिश्तेदारों से, या फिर समाज में दूसरे लोगों से कि आपने इंटरकास्ट या इंटरफेथ मैरिज क्यों की, और इनको धमकी मिलती है मारने की, तो जो धमकी देने वाला है, जो इनके प्रति हिंसा कर रहा है, उसको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट देने का प्रावधान है। क्लियर? और ये कहाँ से आया? लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो कोई भी यदि इंटरकास्ट मैरिज करता है या इंटरफेथ मैरिज करता है तो आप उसे धमका नहीं सकते, भले ही आप उसके रिलेटिव क्यों ना हो। यदि आपके ऊपर ऐसा केस हो गया कि ये मेरे को धमका रहा है तो आपको सजा दी जा सकती है कड़ी से कड़ी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2010 के एम चंद्रा वर्सेस एम थंगमुथु एंड अनदर के केस में ये बात साफ कर दी कि कन्वर्जन करने के आपको प्रूव करना पड़ेगा कि कन्वर्जन हुआ है। ध्यान सुनना, इसके लिए एक टेस्ट है। टेस्ट में 2 चीजें हैं। पहला, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि कन्वर्जन हुई है,
और दूसरा कि उस कम्युनिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। मतलब मान लीजिए कि कोई मुस्लिम है और वो कन्वर्ट हुआ है किसमें, हिंदू में, तो पहली चीज उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो हिंदू में कन्वर्ट हुआ है। प्रूव मतलब कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन यदि उसने किया हो कि हाँ मैं हिंदू धर्म में अपने मन से कन्वर्ट हुआ हूँ, ठीक है। दूसरी चीज कि हिंदू धर्म को भी, उसे हिंदू धर्म के लोगों को भी इसको एक्सेप्ट करना होगा अपने धर्म में, तभी ये अलाउड होगा। इसे बोलते हैं टेस्ट टू प्रूव कन्वर्शन। तो सिर्फ आपके कन्वर्ट करने से नहीं होगा, उस धर्म के लोगों को आपको अपनाना भी जरूरी है। क्लियर है मेरे दोस्त? तो इस तरीके से हम यहाँ आज का सेशन एंड करते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें एक बूस्ट मिले आगे फर्दर वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय ऑल।